अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना सेकंड चैप्टर। कल हमने डीन्यूडेशन के बारे में पढ़ा था और डीन्यूडेशन में हमने पढ़ा था कि डीन्यूडेशन कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ्स अपर सरफेस। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था वेदरिंग के बारे में। वेदरिंग में फ़िज़िकल और मैकेनिकल वेदरिंग, जिसके अंदर टेम्परेचर से रॉक्स एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। इसके अलावा हमने देखा था कि रॉक्स के अंदर अगर होल्स हों तो वाटर उनमें जाके फ्रीज़ होकर एक्सपैंड कर देता है रॉक को, या लिक्विडिफाई होकर या कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, तो उससे पत्थर या रॉक्स टूटना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा फिर हमने केमिकल वेदरिंग पढ़ा था, जिसके अंदर हाइड्रोलिसिस, जहाँ पे वाटर के साथ सॉल्ट मिक्स हो जाता है। फिर ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था, जहाँ आयरन रस्ट होकर ख़राब होकर वीक हो जाता है और टूट जाता है। और इसके बाद हमने कार्बोनेशन पढ़ा था, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो पानी के साथ मिक्स होकर बाइकार्बोनेट बन के डिज़ोल्व हो जाता है। और इसके बाद ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल वेदरिंग हमने पढ़ी थी कि प्लांट्स किस तरह से रॉक्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अर्थ सरफेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या तोड़ रहे हैं। और इसी तरह एनिमल्स किस तरह से कर रहे हैं, जिसमें रैबिट वगैरह की हमने एग्जांपल देखी थी। और ह्यूमंस में इंसान जो है जिस तरह से कंस्ट्रक्शन वगैरह जब करता है तो उससे क्या नुकसान होता है। नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है इरोजन का। इरोजन कहते हैं द थिनिंग एंड रिमूवल ऑफ अर्थ सरफेस इज़ नोन एज इरोजन। इरोजन तब होता है, इसके अंदर खास 4 फैक्टर्स हैं, जिसमें रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड्स, कोस्टल वेव्स। इन चारों की मदद से अगर ज़मीन का कोई हिस्सा टूटे या रॉक्स टूट फूट का शिकार हो तो हम उसको इरोजन कहते हैं। जैसे रिवर्स जब फ्लो करते हैं तो आपने कभी नोट किया होगा कि जो उसके राइट और लेफ्ट साइड पे किनारा होता है अक्सर उसके साथ मट्टी को भी गिराता लेके जाता है, रिवर अगर तेज़ हो। इसी तरह ग्लेशियर्स जब पहाड़ों से गिरते हैं नीचे की तरफ तो रास्ते में जितने भी उसके रॉक्स आते हैं या जो कोई ज़मीन आती है तो उसको रगड़ते हुए और तोड़ते हुए आगे ग्लेशियर चलता जाता है। इसी तरह हवा की मदद से कभी आपने देखा हो कि जब आप तेज़ आंधी आती है तो उसमें छोटे छोटे स्टोन्स के पेबल्स और रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, जो आपके मुंह पे लग रहे होते हैं। आपको फील होता है कहीं से छोटे छोटे बिल्कुल बारीक पत्थर उड़ के आ रहे हैं। तो बेसिकली विंड भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है, कुछ रॉक्स को या उनको तोड़ने में मदद कर रहा होता है। और लास्ट है कोस्टल वेव्स। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखें तो कोस्टल वेव्स क्या है कि जब समंदर की लहर आके टकराती है किनारे को तो वो अक्सर औकात काफ़ी सारी जो उसके किनारे की जो ज़मीन होती है या पत्थर होते हैं वो तोड़ के वापस ले जाती है। तो ये 4 इसके फैक्टर्स हैं और यही हमने आज थोड़ा सा डिस्कस करना है। अच्छा, इरोजन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कहता है द ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इरोजन। मतलब कोई चीज़ टूटी और साथ में उसने ट्रांसपोर्ट भी करना है। रिवर ने कोई चीज़ अगर उसके किनारे से मट्टी गिराई तो वो साथ में ट्रांसपोर्ट करके आगे भी ले जाएगा। इसी तरह ग्लेशियर्स ने अगर कोई ऊपर से ग्लेशियर आके टूट के गिर रहा है तो जो पत्थरों को वो तोड़ेगा तो साथ में पत्थरों को आगे ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा। इसका मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। इसी तरह विंड भी अगर आप देखें, विंड जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, कोई भी सैंड पार्टिकल्स उड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं। इस तरह कोस्टल वेव्स जब यहाँ पे टकराएंगी तो वापस जब लहर वापस जाएगी तो साथ में रॉक्स और सैंड पार्टिकल्स भी साथ में वापस ले जाएगी। और इसी में जब इरोजन हो रही होती है रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड और कोस्टल वेव्स के थ्रू, तो कई बार जो सी बेड के ऊपर या रिवर बेड के ऊपर जो ज़मीन के ऊपर दूसरे रॉक्स या उसकी लेयर होती है, तो इरोजन के थ्रू जो चीज़ें टूट के इसके ऊपर लगती हैं तो उससे जो उसके सी बेड की लेयर है वो भी, उसको भी नुकसान होता है। तो जैसे वो कहते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन स्मॉल पेबल्स एंड बॉल्डर्स कोलाइड विद ईच अदर एंड अल्टीमेटली ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। इसका मतलब है फर्दर और स्मॉल पीसेस में ये टूट जाते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इरोजन के लिए, वो कहता है रॉक्स प्रेजेंट एट अर्थ सरफेस गेट वीकन ड्यू टू वेदरिंग। इरोजन से पहले वेदरिंग का होना ज़रूरी है। वेदरिंग हमने पढ़ी थी कि या वो फिज़िकल या मैकेनिकल वेदरिंग की वजह से एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होकर टूट जाएँ, या हमने बात की थी केमिकल ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस, या हमने कार्बोनेशन की बात की थी उसकी वजह से टूट जाएं, या ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल वेदरिंग एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमंस की वजह से टूट जाएं। जब ये एक बार टूटेंगे और उसके बाद फिर रिवर, ग्लेशियर्स, विंड इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। और इसके बाद हमारा जो टॉपिक है अगला वो है मैस वेस्टिंग का। मैस वेस्टिंग बेटा उसको कहते हैं जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई चीज़ हायर पोजीशन से नीचे पोजीशन की तरफ आए ड्यू टू स्लोप और स्लाइड और इंक्लाइंड जगह की वजह से। जैसे कोई जगह अगर इंक्लाइंड है तो वो चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। जैसे पहाड़ों पर अगर अभी आपने देखा हो कि जब बारिश होती है और बहुत तेज़ बारिश की वजह से वहाँ पे जगह स्लिपरी हो जाती है और मड का एक फॉर्म बन जाता है, कीचड़ बन जाता है, तो पत्थर अक्सर स्लिप होके ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो कई बार इसको हम जब देखते हैं तो लैंड स्लाइडिंग होती है, जो हम टीवी वगैरह पे भी देखते हैं कि लैंड स्लाइडिंग होती है, इसको हम मैस वेस्टिंग कहते हैं।
I repeat, due to gravitational force of Earth, the rock stuff travels along the slopes towards the lower areas. It is known as mass wasting. कहीं कभी भी ऊपर हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ जब भी रॉक्स आएंगे, इसको हम मैस वेस्टिंग कहेंगे. सबसे अच्छी एग्जांपल लैंड स्लाइडिंग की है, जो किसी भी मौसम में हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलरली बारिश के मौसम में लाजमी ही होती है. मैस वेस्टिंग के अंदर कभी आप नोट करें तो वो कहते हैं सॉइल क्रीप भी हो रहा होता है. पहाड़ों के ऊपर कभी कभी सॉइल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है, और मड्स जो है कीचड़ वो भी फ्लो कर रहा होता है. सॉइल क्रीप बहुत स्लो होता है, इसलिए हमें अक्सर नज़र नहीं आता या हम नोट नहीं करते. लेकिन ये मोस्टली हिली या सेमी हिली एरियाज़ जो होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, उनमें वहाँ पर ये चीज़ होती है. इसके बाद कहता है कि वाटर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सॉइल फ्लो. सॉइल को फ्लो करने में, रॉक्स को फ्लो करने में, या मुख्तलिफ़ किस्म के सैंड मड को फ्लो करने में वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. जैसे कि मैंने आपको बताया, जब बारिश होती है तेज़ बारिश की वजह से जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पर कीचड़ बन जाता है. उस कीचड़ की वजह से कई बार रॉक्स स्लिप करते हैं और उसकी वजह से वो नीचे की तरफ आते हैं, और कई बार मड भी नीचे की तरफ आता है. सॉइल भी बड़े आसानी से नीचे आती है पानी की वजह से, बारिश की वजह से. आगे फिर वो यही बता रहा है कि द फॉलिंग ऑफ बिग एंड स्मॉल रॉक मटेरियल्स फ्रॉम द हाई टू लो पोजीशन इज नोन एज लैंडस्लाइडिंग. इन दिस टाइप ऑफ मैस वेस्टिंग यूजुअली द हाइट इज मोर एंड द स्लोप इज ऑल्सो स्टीपर. और वो आगे कह रहा है रॉक्स बिकम वीक बाय वेदरिंग की वजह से पहले रॉक्स वीक हो जाते हैं, और उसके बाद ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स द स्टोन्स फॉल डाउनवर्ड्स, और फिर वो एक लैंडस्लाइडिंग की फॉर्म ले लेता है. इसके बाद हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस अमंग वेदरिंग, इरोजन एंड मैस वेस्टिंग. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेदरिंग, इरोजन और मैस वेस्टिंग में फ़र्क क्या है. तो वेदरिंग की हमने बात की थी कि वेदरिंग के अंदर जो रॉक्स है या सरफेस है, वो ब्रेक डाउन तो ज़रूर होती है, टूट तो ज़रूर जाती है, लेकिन वो किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होती. जैसे कि मैंने बताया, वेदरिंग के अंदर ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स हो रहे होते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो रहे होते. लेकिन इसमें दो और चीज़ें हो रही होती हैं ब्रेक डाउन के दौरान. एक तो ब्रेक डाउन बजाते खुद हो रहा होता है, प्लस साथ में केमिकल कॉम्पोजिशंस भी बन रही होती हैं. और इसके बाद हमने बात करनी है इरोजन की, कि इरोजन और बाकी मैस वेस्टिंग, वेदरिंग में क्या फ़र्क है. तो इरोजन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ भी ब्रेक डाउन हो रही है वो एक जगह से दूसरी जगह ज़रूर ट्रांसफ़र होगी. ड्यूरिंग इरोजन नॉट ओनली द रॉक्स आर वॉर्न एंड टॉर्न, बट ऑल्सो द इरोडेड स्टफ इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लेसेस. ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना या उसका ट्रैवल करना ज़रूरी है, जो कि वेदरिंग में ज़रूरी नहीं है. मैस वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे मेन बात है, वो यही है कि हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन की तरफ जब भी कोई रॉक्स या अर्थ मटेरियल मूव करेगा, तो हम इसको मैस वेस्टिंग कहेंगे. और ये किसकी वजह से मूव कर रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. इसके बाद हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इरोजन एंड मैस वेस्टिंग. इसमें बहुत ही आसान है, या आप रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ भी आ जाएगा. एक है इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर. इरोजन का और मैस वेस्टिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप समझ लें इम्पैक्ट हो रहा होता है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर हो रहा होता है. अब जहाँ पे भी रिवर्स होंगे, इरोजन होगा. जब इरोजन होगा तो डेफिनेटली एग्रीकल्चरल जो फार्म्स होंगे उनको नुकसान पहुँचेगा. और कई बार जब वाटर फ्लो कर रहा होता है तेज़ी से, या हवा बहुत तेज़ी से चलती है, तो कई बार सॉइल जो है वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चला जाता है, जिससे जो उसकी यील्ड है या जो उसकी आप समझ लें क्वालिटी थी कि वो पैदावार अच्छी कर सकती है सॉइल, वो उसको भी फ़र्क पड़ता है और रिड्यूस हो जाती है. इसके बाद है इम्पैक्ट ऑन इरिगेशन. इम्पैक्ट ऑन इरिगेशन डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब भी इरोजन होगा तो इरोजन की वजह से जो कैनाल्स हैं, जो वेल्स हैं, या आप जितने भी इरिगेशन के लिए स्ट्रीम्स होती हैं, उसके अंदर कई बार सॉइल जो है वो चला जाता है और मड की फॉर्म, कीचड़ की फॉर्म ले लेता है. और फिर यही पानी क्योंकि हमने यूज़ करना होता है फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो वो साथ में उसके सॉल्ट भी होता है और कई बार सिल्ट भी होता है, जो जाके फिर वहाँ पे इफ़ेक्ट करता है आपकी ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स को. तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. इसके बाद इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट. डेफिनेटली जब भी लैंड स्लाइडिंग होती है, लैंड स्लाइडिंग की वजह से जो भी घर या जो जगह होती है उनको नुकसान होता है. कई बार लोग रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं और ऊपर से आके पत्थर गिरते हैं, जो कि मरी के अंदर, एबटाबाद के अंदर बड़ा कॉमन है. यहाँ पे जब बारिशें होती हैं, बर्फ़बारी होती है, तो कई बार वहाँ से पत्थर या बर्फ़ के या मिट्टी के तोदे गिर के नीचे गिरते हैं. तो 1985 के अंदर भी ऐसा ही हुआ था. कोलंबिया के अंदर एक लैंड स्लाइडिंग हुई थी, उससे काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी. इसके बाद हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिली एरियाज़ के अंदर स्पेशली जब भी कोई इस तरह की मूवमेंट होती है, पत्थर या कोई चीज़ गिरती है,
तो वो ट्रांसपोर्ट को भी डिस्टर्ब करती है, रोड भी ब्लॉक्स कर देती है और इससे ट्रैफिक का सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है। आखिरी हमारा टॉपिक है, तो हम इसको मिनिमाइज़ कैसे करें, मेजर्स टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ इरोजन एंड मास वेस्टिंग, कि हम इसका असर, इसका इम्पैक्ट फिर कैसे मिनिमाइज़ करें। नंबर 1 पॉइंट है प्लांट ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ कैनाल्स और स्ट्रीम के साथ साथ हमें ट्री लगाने की, प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है। उससे क्या होता है कि रूट्स जो हैं सॉइल को अपने पास खींच के रखती हैं और इरोजन बहुत कम होती है। नंबर 2 प्लांट्स, अगर आप ट्री को प्लांट करें पहाड़ों के ऊपर, तो जो आपकी लैंड स्लाइडिंग होती है, पत्थर गिरते हैं, उससे भी आप ट्रीज़ की मदद से उन पत्थरों को रोक सकते हैं। इसके बाद कहता है द स्मूथ लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज़ नेसेसरी सो दैट वाटर डज नॉट टेक अवे द सॉइल। तो एग्रीकल्चरल लैंड को स्मूथ करने की ज़रूरत है। जब तक वो जगह रफ होगी तो ज़ाहिर है एरोजन की वजह से या वाटर की मूवमेंट की वजह से वो वहाँ से सॉइल मूव कर जाएगा। और आगे भी वह कह रहा है बाय रिड्यूसिंग द स्लोप ऑफ अर्थ द इरोजन एंड मास वेस्टिंग कैन बी रिड्यूस्ड। आपको ज़मीन को जैसे उसने कहा स्मूथ करने की ज़रूरत है ताकि वहाँ पे कोई ऐसी स्लाइडिंग जगह ना हो, कोई ऐसी नीचे इंक्लाइंड जगह ना हो जिसकी वजह से पानी मूव करे और उससे सॉइल भी मूव करना शुरू कर दे। इसके बाद कह रहे हैं टू रिड्यूस इरोजन एंड मास वेस्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ स्लोप्स इट इज़ नेसेसरी टू स्टॉप कटिंग ट्रीज़। जो मैंने आपको पहले बात की कि हमें ट्रीज़ ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पे पत्थर या जो लैंड स्लाइडिंग की वजह से रॉक्स ऊपर से नीचे आते हैं वो एक तो रुक जाए अगर कहीं से आ भी रहे हैं, या उससे कमी होगी उनके आने में। सेटलमेंट शुड बी अवॉइडेड इन दीज एरियाज़। और यहाँ पे जहाँ ख़ासतौर पे जो हिली एरियाज़ हैं या ऐसी जगह हैं जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा हो, तो वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे घर ना बनाए जाएं, या हुकूमत का काम है वो लोगों को बताए कि यहाँ पे घर मत बनाए, ये डेंजरस जगह है। रिटेनिंग वॉल्स शुड बी मेड अलॉन्ग द रोड्स ऑफ हिली एरियाज़। और जहाँ जहाँ पे भी पहाड़ हैं उनके रोड्स के साथ साथ दीवार बनाने की ज़रूरत है ताकि अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी पत्थर ऊपर से मैस वेस्टिंग की वजह से, लैंड स्लाइडिंग की वजह से गिरते हैं तो वो रोक लिए जाएँ दीवार की वजह से, एटलीस्ट थोड़ा बहुत रुक जाए। डेफिनेटली दीवार कम्प्लीटली तो रॉक्स को नहीं रोक सकेगी लेकिन कुछ हद तक रोक सकती है। डेंजरस स्लोप्स शुड बी अबॉलिश्ड। और जितनी भी डेंजरस स्लोप्स हैं जो बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें इंक्लाइंड हों तो ज़्यादा ख़तरा होता है लैंड स्लाइडिंग का, तो उनको भी अवॉइड किया जा सकता है, उनको कट करके स्टेप की फॉर्म में बना के। और लास्ट पॉइंट है बिग बिल्डिंग्स शुड नॉट बी बिल्ड इन द हिली एरिया स्पेशली वेयर देयर इज़ अ स्टीपर स्लोप। और ख़ासतौर पे जैसे मैंने बताया जो ज़्यादा जगह स्टीप है या इंक्लाइंड है टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स, तो हमें कोशिश करनी चाहिए वहाँ पे बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी ना बनाई जाए, बल्कि एक या फ्लोर का, या आप समझ लें मिनिमम उसको कोशिश करनी चाहिए ग्राउंड फ्लोर तक ही रखा जाए ताकि नुकसान ना हो अगर कभी भी लैंड स्लाइडिंग होती है इसकी वजह से। यहाँ पे बेटा हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो आई होप सो कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज याद करेंगे और अपना समर वेकेशन टास्क कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।